हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं अंकिता और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी ओल्ड पेपर 2024 जो एग्ज़ाम 27 मई 2024 को कंडक्ट हुआ था। दो पेपर में एग्जामिनेशन हुए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। आज हम लोग पेपर 1 के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आरपीएससी एफएसओ का कोर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है विद फ्री टेस्ट सीरीज। साथ ही आपको मिल जाता है सिलेबस में जो भी कंटेंट मेंशन है उस सभी के नोट्स और मॉक टेस्ट। बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स एक्सेम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंसिंग एंड पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस इंक्लूड। क्वेश्चन को पहले समझो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फूड बिजनेस ऑपरेटर है जिसको हम लोग एफबीओ बोलते हैं, कौन सा ऐसा फूड बिजनेस ऑपरेटर है जिसको छूट दी गई है। एक्सेम्प्टेड वर्ड का मतलब है छूट दिया जाना, कि बिना लाइसेंस के वो अपना जो फूड बिजनेस है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस रीड करती हूँ अब। पहला ऑप्शन है आपका, अ पिटी मैन्युफैक्चरर हु हिमसेल्फ मैन्युफैक्चर्स और सेल्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड। एक छोटा निर्माता जो स्वयं खाद्य पदार्थों का निर्माण करता हो या किसी और से निर्माण कराता हो। अ पिटी रिटेलर, हॉकर, इटिनेरेंट वेंडर और ए टेम्पररी स्टॉल होल्डर। एक छोटा विक्रेता जो अपने खाद्य पदार्थों की बिक्री करता हो। स्मॉल स्केल और कॉटेज और सच अदर इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू फूड बिजनेस और टाइनी फूड बिजनेस ऑपरेटर। यानी यहाँ पर स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर के बारे में बात कही जा रही है। तो देखो, अगर हम लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को देखें, एफएसएस एक्ट 2006, जिसमें हम जानते हैं कि 12 चैप्टर्स होते हैं, 101 सेक्शन है और 2 स्केड्यूल है। तो इसमें सेक्शन नंबर 31 जो है ये आपका फूड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की बात करता है और साथ ही ये बताता है कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर को है या तो उनको अपना फूड बिजनेस रजिस्टर कराना होगा, नहीं तो लाइसेंस लेना होगा। तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के बीच में जो डिस्टिंक्शन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर, कि कौन सा बिजनेस का एनुअल टर्नओवर कितना है, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि उसको रजिस्टर कराना है अपना बिजनेस या फिर उनको लाइसेंस लेना है। तो देखो, जो भी बिजनेस है जिनका एनुअल टर्नओवर लेस देन 12 लाख होता है, लेस देन 12 लाख पर एनम होता है, उनको स्मॉल बिजनेस ऑपरेटर कहा जाता है, उनको स्मॉल एफबीओ हम लोग कहते हैं। और इन्हें जो होता है अपना बिजनेस लाइसेंस करवाने की नीड नहीं होती, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बेसिस में अपना बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस आपके गिवन हैं वो सभी स्मॉल बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए हैं और वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसलिए वो उनको छूट दी गई है लाइसेंस लेने से। उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने का संपूर्ण अधिकार है। तो इसीलिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अ पिटी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि छोटे खाद्य बिजनेस अधिकारी है, छोटा टाइनी फूड बिजनेस ऑपरेटर उनको कहा जाता है। इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। The two main components of GMP essential for the success of the food safety system are। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। दो मेन कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी किसका, तो जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का। जीएमपी को फुल फॉर्म
में हम लोग कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये आपका वन ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोग्राम कह सकते हैं हम लोग, सर्टिफिकेशन कह सकते हैं हम लोग, जो फॉल होता है आपका एफएसएमएस प्रोग्राम के अंदर। एफएसएमएस का अर्थ होता है आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर एक ऐसा प्लान है जो हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को सबमिट करना होता है अपना फूड बिजनेस को लाइसेंस लेने में या फिर उनका बिजनेस को रजिस्टर कराने में। और ये बात कहाँ कही गई है? ये बात मेंशन है शेड्यूल 4 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011 में मेंशन है ये बात। तो अब जीएमपी को हम लोग समझ चुके हैं, तो अब बात है कि जीएमपी की दो मेन कंपोनेंट क्या है। तो देखो, क्योंकि जीएमपी जो है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेशन है, तो रिटन प्रोग्राम उसका तो मेन एक कंपोनेंट होगा ही, क्योंकि हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को जो है वो अपना ये प्लानिंग देना होता है, सबमिट करना होता है, ताकि इसी के बेसिस पे वो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस करवा सके। और साथ ही बात ये रहती है कि उनका बिजनेस या तो रजिस्टर्ड हो चुका है या फिर उनको लाइसेंस मिल चुका है, तो भी उनको अपने फूड प्रेमाइसेस में फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन की जो भी प्लानिंग है, जो भी प्रोग्राम वो लिख करके दिए हैं, वो हमेशा इम्प्लीमेंट करते रहना होता है। क्योंकि जब भी सर्वे आए या फिर इंस्पेक्शन हो और पाया जाए कि उनके प्रेमाइसेस में जो है वो हाइजीन की जो बात कही गई थी वो फॉलो नहीं हो रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो उनकी लाइसेंस कैंसिल हो सकती है। तो रिटन प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन, ये जो दो कंपोनेंट है वो काफ़ी मेन कंपोनेंट हो जाता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, रिटन प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसी के साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। लेड कंटामिनेशन इन इन्फेंट फूड शुड नॉट बी एक्सीडेड टू। लेड कंटामिनेशन यानी पीबी की बात हो रही है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आया है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज रेगुलेशन 2011। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है इस पोर्शन से, इस टॉपिक से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज रेगुलेशन 2011। इसके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बताया गया है, जहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस है वो that came into force from 5th August 2011। चैप्टर 2 में हम सभी कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स और रेसिड्यूज का जो है एक स्पेसिफाइड लिमिट के बारे में जानते हैं, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट फूड अथॉरिटीज़ ने दिया हुआ है। स्पेसिफाइड लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई कंटामिनेंट पाया जाता है तो उसे हम लोग एज ए एडल्ट्रेंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ आपको, अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे उसके वेबसाइट पर, तो आपको एक टेबल मिलेगा जहाँ पर आपको नेम ऑफ द कंटामिनेंट, नेम ऑफ कंटामिनेंट, आर्टिकल ऑफ फूड और यहाँ उसका लिमिट दिया रहता है। तो यहाँ पर जो लेड कंटामिनेशन इन्फेंट फूड बताया गया है, इन्फेंट से रिलेटेड दो फूड है इस टेबल पर मेंशन। जैसे एक है आपका इन्फेंट फार्मूला रेडी टू यूज़, इन्फेंट फार्मूला रेडी टू यूज़, इसका 0.02 ppm दिया हुआ है लिमिट। और साथ ही दूसरा आपका इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट और इन्फेंट फूड का आपका वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 0.2 ppm। तो इससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 0.2 ppm। लेड कंटामिनेशन इन्फेंट फूड में
इसकी मात्रा जो है वो 0.2 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात हमें पता चलता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 से, और कौन से टॉपिक से, कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर द फूड सिक्योरिटी वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट। देखो ये क्वेश्चन जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात कर रहा है, जिसे हम लोग राइट टू फूड एक्ट भी कहते हैं। ये गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है आपका 10 सितंबर 2013 को, और ये दैट इज केम इनटू फोर्स फ्रॉम 5 जुलाई 2018। ये एक इंडियन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसका मेन उद्देश्य होता है सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाने का 2/3 ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन 2/3 ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन अवेलेबल कराना इसका एक बहुत बड़ा एम्बिशन होता है। और इसीलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम आते हैं, जैसे आपका मिड डे मील हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्विस स्कीम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ये सारा जो भी गवर्नमेंट स्कीम है वो इसके अंदर आता है। तो क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से ईयर में ये एक्ट पास्ड हुआ था पार्लियामेंट में, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये गैजेट ऑफ इंडिया में 2013 को पब्लिश हुआ एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2013। तो यहाँ से हम आंसर बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2013। Question number 5. As per Food Safety and Standard Regulations, iron fortified common salt should be sold only in high density polyethylene bag of density dash kg per meter cube. ये क्वेश्चन आपका लिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ फूड रेगुलेशन जो है 2011, इसमें से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ फूड। यहाँ आपका मेंशन है आयरन फोर्टिफाइड कॉमन सॉल्ट जो है वो सिर्फ हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बैग्स में सेल होते हैं, और साथ ही इसका जो डेंसिटी होता है आपका वो 100 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 100 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसको हम लोग CAC भी बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी CAC के अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेट्रा। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की अगर हम लोग थोड़ा बेसिक देखें इसका, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो मई 1963 को हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो रोम इटली इसकी हेडक्वार्टर है। साथ ही इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो FAO और WHO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसको हम लोग कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के नाम से जानते हैं। इंडिया जो है इसका मेंबर बना इन द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1964 को। 1963 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ, इसके ठीक एक साल बाद इंडिया इसका मेंबर बना। साथ ही एक क्वेश्चन और आता है कि यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर कब से है, तो 2003 से यूरोपियन यूनियन बिकेम द मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। यहाँ पर इंडिया की बात हुई थी, इसलिए हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए 1964।
India became the member of Codex Alimentarius Commission in the year 1964. Question number 7. Which one of the following is the water soluble vitamin? देखो विटामिन्स का अगर हम लोग पढ़े हैं तो इसके क्लासिफिकेशन में दो टाइप ऑफ विटामिन्स हम लोग पढ़ते हैं. एक आपका फैट सॉल्यूबल, दूसरा आपका वाटर सॉल्यूबल. फैट सॉल्यूबल विटामिन में 4 विटामिन आता है आपका ए, डी, ई एंड के. वाटर सॉल्यूबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी. विटामिन बी में आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 जैसे विटामिन देखने को मिलते हैं. और विटामिन सी इसी के साथ दोनों जो है वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स हैं. अब देखो अगर हम लोग इसका कॉमन नेम जानेंगे तो भी शायद हम लोग आंसर, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हुए भी आंसर ना कर पाए, क्योंकि हम लोगों को कॉमन नेम के साथ साथ केमिकल नेम्स जानना भी बहुत ज़रूरी होता है. विटामिन सी को केमिकल नेम में अगर हम लोग बोले तो इसको हम लोग जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से. देखो यहाँ पे जो मेंशन है वो केमिकल नेम ही मेंशन है, तो इसीलिए विटामिन्स के जो नॉर्मल नेम है, कॉमन नेम है, इसके साथ साथ इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जो है इसका केमिकल नेम को भी जानो. तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड. विटामिन B1 को हम लोग थायमीन बोलते हैं. विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं. विटामिन B3 नायसिन. विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड. विटामिन B7 को बोलते हैं हम लोग बायोटीन. B6 भी रहता है, B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिल या पायरिडॉक्सिल बोलते हैं. विटामिन B9 फोलिक एसिड या फिर फोलेट्स. एंड विटामिन B12 साइनोकोबाल अमीन. अब बात कर लेते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन्स की. विटामिन ए को हम लोग जानते हैं रेटिनॉल के नाम से. डी जो विटामिन है ये D2 और D3 में देखने को मिलता है. D3 को हम लोग जानते हैं कोल कैल्सीफेरॉल के नाम से. विटामिन D2 को हम लोग जानते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से. विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं. और के जो है वो K1, K2 और K3 में हम लोग को देखने को मिलता है. K1 को हम लोग फाइटोक्विनॉन बोलते हैं, K2 को मेनाक्विनॉन और K3 को मेनाडायोन. तो यहाँ पर बात हुई थी वाटर सॉल्यूबल विटामिन की, तो दो ही तो विटामिन है वाटर सॉल्यूबल, विटामिन बी और सी. बाकी ये जो है ये तो सभी फैट सॉल्यूबल है. इसलिए हमारा 7th का आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी भी बोलते हैं. तो ये है हमारा क्या? ये है हमारा वाटर सॉल्यूबल विटामिन. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. और जो भी केमिकल नेम मैंने आपको यहाँ बताया आप एक जगह पर नोट डाउन करके ज़रूर रख लेना फॉर फर्दर रेफरेंस. क्वेश्चन नंबर 8. If any person manufactures or distributes or sells or imports any article of food causing his death, it shall be lawful for the adjudicating officer the court to direct him to pay compensation of at least not less than dash lakh to the victim. देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में हमें बताता है. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में हमें बताता है. सेक्शन नंबर 48 से सेक्शन नंबर 67 तक इस चैप्टर में दिए हुए हैं. सेक्शन 68 जो लास्ट सेक्शन है चैप्टर नंबर 9 का, उसमें हमें पढ़ने को मिलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रावर्सीज दिखाई देता है रिलेटेड टू द इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड और उसके कारण अगर किसी कंज्यूमर के हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि यहाँ पर मेंशन है डेथ, तो कितनी पेनल्टी देनी होती है. तो वहाँ पर जो पेनल्टी की बात हुई है रिलेटेड टू द इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड, ये है नॉट लेस देन 5 लाख.
नॉट लेस देन 5 लाख। तो हमारा जो यहाँ क्वेश्चन था वो यही पूछा था कि कितना पेनल्टी देना है। तो ऑप्शन देखो 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख एंड 7 लाख। तो हमारा अगर ये नॉलेज में हम लोगों का है तो हम इसका आंसर कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 लाख। पेनल्टी विल बी नॉट लेस देन 5 लाख टू द विक्टिम। क्वेश्चन नंबर 9, What is the purpose of food recall in food safety? फूड रिकॉल की जो बात है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन नंबर 28 में दिया हुआ है। फूड रिकॉल का अर्थ होता है वैसा प्रैक्टिस जो फूड अथॉरिटी, फूड डिस्ट्रीब्यूटर, फूड मैन्युफैक्चरर किसी भी स्टेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग में ले सकते हैं अगर उनको पता चला कि पर्टिकुलर फूड जो है वो अनसेफ है या उसमें कोई ऐसा एडल्ट्रेंट पाया गया है दैट मे कॉज अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट टू कंज्यूमर्स हेल्थ। तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेप में, किसी भी स्टेज में उस फूड को रिकॉल कर सकते हैं, यानी उसको फर्दर प्रोसेस होने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, टू प्रोमोट अ स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ फूड प्रोडक्ट। नहीं, कभी भी फूड रिकॉल जो है, कोई फूड रिकॉल हो या फिर चाहे फूड ट्रेसेबिलिटी हो, वो कोई भी फूड ब्रांड को प्रोमोट करने का कोई उद्देश्य नहीं रखता या फिर उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है वो। तो फर्स्ट ऑप्शन ओमिट होता है हमारा। टू ट्रैक द सेल्स हिस्ट्री ऑफ अ फूड आइटम, नहीं, फूड रिकॉल जो है उसके थ्रू हम लोग कोई ट्रैकिंग नहीं करते हैं। टू रिमूव पोटेंशियली अनसेफ फूड प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, येस, अभी जो मैंने आपको बताया कि फूड रिकॉल का मतलब ही है कि वो प्रक्रिया जो कोई सा भी फूड अथॉरिटी ले सकता है कि पोटेंशियली अनसेफ फूड प्रोडक्ट जो है उसको रिमूव कर सके मार्केट से। टू एनकरेज कंज्यूमर टू बाई अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, नो। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू रिमूव पोटेंशियली अनसेफ फूड प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। नाउ विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन of today's session. Which material is used for the manufacturing of drinking water packaging bottle? ये क्वेश्चन आया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेवलिंग, पैकेजिंग एंड लेवलिंग रेगुलेशन 2011, इस पोर्शन से लिया गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर मेंशन है आपका, अगर आप इसको रीड करेंगे तो क्या मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर को पैकेजिंग करने के लिए। तो यहाँ गिवन था कि IS 12252 नंबर का जो आपका मटेरियल है दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर यूजिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पैकेजिंग बॉटल। और ये जो IS नंबर है ये है आपका पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट का। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो आंसर जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। आई थिंक आपको आज के सेशन में इन 10 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। इफ़ इन केस आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना डाउट, आपको आपके डाउट में हेल्प की जाएगी। तब तक थैंक यू, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।